तो आज हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इसमें सबसे पहले S-400। ठीक है, S-400 जिसका नाम है ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ मिसाइल सिस्टम होता है जिसको हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि S-400 है। ठीक है, उसके बाद आयरन डॉम है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो थार है। क्या नाम है इसका? थार, THD थार। ठीक है, ये सब क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। उसी में S-400 काफी अधिक चर्चा में रहा था। ठीक है, तो S-400 को डिजाइन किसने किया है? रूस ने डिजाइन किया है। S-400 को डिजाइन किसने किया है? रूस ने किया है। ठीक है, तो S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन किया गया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, यह एक घातक आधुनिक लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार से बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो अमेरिका का जो थार जो है ना, उससे इसको बेहतर मानते हैं। यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर के दायरों में विमान, मानव रहित हवाई वाहन जिसको यूएफओ कहते हैं, बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक। ठीक है, 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और वो कितनी ऊंचाई कितनी? तो 30 किलोमीटर। ठीक है, और इसको थार से बेहतर मानते हैं। तो S-400 हमने भी बाई किया। किससे बाई किया है? रसिया से। किससे बाई किया है? रशिया से बाई किया है। ठीक है, थार किसका एयर डिफेंस सिस्टम है? अमेरिका का। अमेरिका का। ठीक है, आयरन डोम किसका एयर डिफेंस सिस्टम है? ईरान। इजराइल का। भारत का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जो स्वदेशी रूप से विकसित है? भारत का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जो स्वदेशी रूप से विकसित है? उसका नाम बताइए। ठीक है, नहीं, अग्नि मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसका नाम है तो आकाश। क्या? आकाश। शायद नहीं है। आकाश भी नहीं। नहीं नहीं, उसका नाम बहुत अच्छा है, गूगल कीजिए ना, मिल जाएगा। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रहार वगैरह कुछ नाम है। ठीक है, मैं गूगल करके बताइए। अब आता है अग्नि प्राइम। ठीक है, डीआरडीओ ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की अग्नि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अग्नि प्राइम के बारे में जान लेते हैं। अग्नि प्री 2 चरणों वाली ठोस परनोदक। परनोदक जो होता है रॉकेट का ईंधन होता है। क्या? पृथ्वी है, पृथ्वी। पृथ्वी? पृथ्वी सर, वही दिखा रहा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो माइक बंद कीजिए। फिर ये आकाश भी दे रहा था। मैं देख लूंगा। ठीक है, अग्नि प्री 2 चरणों वाली ठोस परनोदक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल इसे दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। इसकी रेंज की बात करें, अग्नि प्राइम की रेंज कितनी है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। इसका पहली बार परीक्षण 2021 में किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। ठीक है, तो अग्नि प्राइम मार कैसे करेगी? सतह से सतह पे। ठीक है, और ये जो था S-400 कैसे मार करती थी? सतह से कितनी? सतह से हवा। ठीक है, कितने किलोमीटर तक मार कर सकती थी? 30 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की 30 किलोमीटर इसका क्या है? 30 किलोमीटर तक ऊंचाई है इसकी, मतलब उतना ऊंचा मार 400 सकता है। ठीक है, किलोमीटर का दायरा। और 400 किलोमीटर का इसका दायरा है। 400 अब किलोमीटर। अग्नि प्राइम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अब अग्नि प्राइम के बारे में हम लोग देख लिया। ठीक है, तो अग्नि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अग्नि 1 को लॉन्च किया था हम लोगों ने। ठीक है, ये जो थी 700 से 800 किलोमीटर की रेंज तक इसकी मारक क्षमता थी। अग्नि 2 का रेंज की बात करें 2000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 3 जो है इसका मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 की बात करेंगे तो 3500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, ध्यान, इसको ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर से फायर हो सकती है। और अग्नि 5 की बात करेंगे तो अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी है, 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता, इसीलिए इसको इंटर बैलिस्टिक, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इसको ICBM श्रेणी में कहते हैं। ठीक है, तो इस मिसाइल से हम लोग ना किसी भी देश में मार कर सकते हैं। ठीक है, इसे लगभग देश जो है हमारा पड़ोसी देश तो लगभग पूरा इसमें कवर हो सकता है। चाइना के किसी भी कोना में इससे मार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अग्नि 5 से। ठीक है, ध्यान में रखना।
इसी का एक श्रेणी में जो है, जो कि मध्यम श्रेणी का अग्नि प्राइम, ये 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 2021 में इसको पहले बार लॉन्च किया गया। कैसे वार करता है ये? कैसे? सरफेस सतह टू से सरफेस टू सरफेस। ठीक है, अब आते हैं 4D प्रिंटिंग। तो अभी हम लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़े थे ना, कुछ मंदिर वगैरह बना था। ठीक है, 4D प्रिंटिंग क्या होता है? तो 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित है तथा प्रक्रिया में समय और एक और आयाम को जोड़ती है। 4D प्रिंटिंग में वस्तुओं को उन सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जाता है जो विशिष्ट पर्यावरणीय उत्तेजनाओं जैसे ताप, आर्द्रता, प्रकाश तथा अन्य ट्रिगर के संपर्क में आने पर समय के साथ अपना आकार, गुण तथा कार्यक्षमता बदल सकते हैं। इसमें कौन से सामग्री का यूज होगा? तो हाइड्रोजेल या फिर सेफ मेमोरी पॉलीमर, एक प्रोग्राम योग्य घटक उपयोगकर्ता इनपुट का स्वायत्त सेंसिंग के आधार पर आने वाले भौतिक आकार या फिर तापीय यांत्रिक गुणों को बदलने में सक्षम है। 4D प्रिंटिंग का अनुप्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं? तो बायोमेडिसिन में कर सकते हैं, चिकित्सा प्रत्यारोपण उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है जो शारीरिक स्थितियों के अनुसार आकार बदलते हैं या फिर हवा दवाएं छोड़ते हैं। ठीक है, उसके यांत्रिक प्रणाली में सामग्रियां पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है, जैसे तापमान नियंत्रित जल बाल्ब, इन सब में यूज हो सकता है। तो यांत्रिक प्रणाली में भी हो सकता है, बायोमेडिसिन में भी हो सकता है। ठीक है, बुनियादी ढांचा में स्वयं मरम्मत करने वाले पाइप, स्वयं खुलने बंद हो जाने वाली छतें की बात करें, उसमें इसका यूज हो सकता है। स्मार्ट टेक्सटाइल में यूज हो सकता है। 4D प्रिंटेड कपड़े या सहायक उपकरण उपयोगकर्ता की पसंद और परिवेश के आधार पर अपनी उपस्थिति या कार्यक्षमता बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 4D प्रिंटर। अब 3D प्रिंटर से हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। 3D प्रिंटेड से आप देखोगे तो यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया। कहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया 3D प्रिंटेड तकनीक से? तेलंगाना। तेलंगाना का सिद्धिपेट में ना, सिद्धिपीठ था ना, जी सर। सिद्धिपेट। ठीक है, और डाकघर की बात करेंगे, डाकघर कहाँ पे बना है? बेंगलोर। बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु में बना। और भी कुछ है इसे 3D पुल तकनीक बना से? है सर अरुणाचल में। क्या बना है? पुल बना है अरुणाचल प्रदेश में, और एक मस्जिद है सऊदी अरब के रियाद में। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, एक क्वांटम कंप्यूटिंग और एक क्लासिकल कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुप्रयोगों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हमारे देश में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दे दी गई। होता क्या है? तो पारंपरिक कंप्यूटर की क्षमता से परे समस्याओं से निपटने के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करती है और मूल मेमोरी इकाइयों के रूप में बाइनरी बिट्स के बजाय क्यूबिट का प्रयोग करती है। ठीक है, ये किसका उपयोग करती है? क्लासिकल कंप्यूटर तो बाइनरी बिट्स का उपयोग करती है। ये किसका उपयोग करती है? क्वांटम की बात करें तो क्यूबिट्स का उपयोग करती है, जो कि ऊपर में हम लोगों ने क्यूबिट्स को पढ़ा था। क्वांटम कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में दवा डिजाइन और विकास, साइबर सुरक्षा तथा क्रिप्टो करेंसी, लॉजिस्टिक्स अनुकूलन, यातायात योजना, जलवायु परिवर्तन आदि भी इसमें शामिल है। 0 से 1 को एक साथ दर्शाते हुए क्यूबिट के साथ गणना करता है। ठीक है, ध्यान रखें 0 से 1, बाइनरी में भी 0 से 0 1 ही होता है, इसमें भी 0 1 होता है, लेकिन किसका उपयोग करता है? क्यूबिट का। और ट्रांजिस्टर के साथ गणना करता है, 0 से 1 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सर ये 0 के 1 के बीच में दर्शा सकता है ना? ये और क्या? क्वांटम 0 1 दोनों को एक साथ दर्शा सकता है। सर 0 0 1 1 के दोनों बीच का को। भी दिखा सकता है। हाँ, 0 1 में ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसका यूज करेगा? क्वांटम किसका यूज करेगा? क्यूबिट टेक्निक का। ये किसका यूज करेगा? बिट्स का। बीट का। क्या? बिट्स का। क्वांटम कंप्यूटर में त्रुटि दर उच्च होती है और इन्हें अत्यधिक शीतल रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर में त्रुटि दर कम होती है, कम गलती करती है और एक कमरे के तापमान पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इनको बहुत अधिक आपको शीतल रखना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा। अनुकूलन समस्याओं, डेटा विश्लेषण और सिमुलेशन जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है। अधिकांश रोजमर्रा के प्रसंस्करण कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, डेली कार्य के लिए ये जो हम कह रहे हैं डाटा को विश्लेषण करना है, सिमुलेट करना है, मतलब हाई लोड जो वर्क होता है उसके लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे कीबोर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स 0 और 1 के समान क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर की प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जैसे कि अधिक क्यूबिट जुड़ते हैं और इनकी गणना क्षमता बढ़ती जाती है। क्वांटम बिट्स, जिसको क्यूबिट्स के रूप में भी जानते हैं, सूचना संग्रहित करते हैं और जो 0 और 1 के विभिन्न संयोजनों पर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर में किसका यूज होगा? क्यूबिट्स का यूज होगा। और इसमें किसका यूज होगा? क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स का यूज होगा। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर की बात की गलतियां ज्यादा कर सकता है, इसको बहुत अधिक कूल रखने की आवश्यकता होती है। क्लासिकल कंप्यूटर गलती कम करता है, ये कमरे के तापमान पे भी काम कर सकता है। साथ में ध्यान में इसे हाई लोडिंग वर्क करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का यूज करेंगे और डेली वर्क के लिए क्लासिकल कंप्यूटर का ही यूज होता है।
अब आते हैं हिग्स बोसन। ठीक है, तो हिग्स बोसोन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के भौतिकविदों ने हिग्स बोसॉन को का जेड बोसॉन और एक प्रोटॉन में एक दुर्लभ क्षय देखा है। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हिग्स बोसॉन एक मौलिक कण है जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इससे प्रश्न पूछा भी था। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन को किस नाम से जानते हैं? तो इसको और पार्टिकल गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, जो अन्य प्राथमिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। हिग्स बोसॉन के साथ एक कण परस्पर क्रिया करके द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। इन इन बोसोनों के बिना द्रवहीन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कण जितना सर अधिक एक हिग्स बोसॉन के साथ सर एक घोस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं ना? यही तो है घोस्ट इसको गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ओह घोस्ट पार्टिकल्स किसको कहते हैं? इसको तो गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। ये तो प्रश्न पूछा भी है, बीपीएससी भी पूछा है इसको लेकर। ठीक है, घोस्ट पार्टिकल्स किसको कहते हैं आप देख लीजिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसको गॉड पार्टिकल्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, सर मे बी कण जितना अधिक क्या? मे बी डार्क मैटर के बारे में बोल रहा होगा। हाँ, डार्क मैटर को कह सकते हैं घोस्ट पार्टिकल्स। डार्क मैटर को आई थिंक कहते हैं, उसी को कहते हैं। मुझे सर देख लीजिए एक न्यूट्रिनो बार। को बोलते हैं। न्यूट्रिनो को यस सर। हो सकता है। ठीक है, कण जितना अधिक हिग्स बोसोन के साथ परस्पर क्रिया करता है उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग द्रव्यमान की व्याख्या करती है। हिग्स बोसोन के गुणों के साथ साथ हिग्स बोसोन का प्रत्येक कण युग्म के महत्व को समझना ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। ठीक है, तो हिग्स बोसोन से आप ब्रह्मांड के रहस्य को भी आप समझ सकते हैं, ध्यान में रखना है। चर्चा में क्यों था कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के भौतिकविदों ने हिग्स बोसोन का जेड बोसोन और एक प्रोटॉन में एक दुर्लभ क्षय देखा है। ठीक है, चलिए बात के LIDAR, क्या पर लाइडर लिडार जो भी पढ़िए इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परतों की पहचान करने के लिए पुराना किला में लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग लिडार जिसको बोलते हैं सर्वेक्षण करने की योजना बनाई। ठीक है, तो लिडार का फुल फॉर्म क्या? लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कब हुआ था? 1800 बिल्कुल ठीक है, कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, लिडार का फुल फॉर्म आपको ध्यान भी रखना है। पुराना किला में इसे जांच हो रहा है। लिडार के बारे में बात करें, किस तकनीक पे काम करेगी? तो एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो किसी लक्ष्य से अलग दूरी पर मापने के लिए संपादित लेजर निकट अवरक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व शामिल है। इसमें स्कैनर है, लेजर है और जीपीएस का एक संग्राहक है। 3 चीज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यह लेजर किरण क्या करेगा? ये लेजर किरण उत्सर्जित करती है करके और किसी वस्तु में परावर्तित होकर वापस लौटने में किरण द्वारा किए गए, ठीक है, किरण द्वारा किए गए समय को माप पर कार्य करता है। इस प्रक्रिया को तीव्रता से दोहराने के लिए विस्तृत पर्यावरण मानचित्र बनाता है, जिससे वस्तुओं की स्थिति और स्वरूप क्या होता है दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये चर्चा में क्यों था? लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने साइट की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परतों की पहचान करने के लिए पुराना किला में इसी के माध्यम से सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। अब आते क्लाउड सीडिंग। ठीक है, महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग प्रयोगों के परिणाम स्वरूप सामान्य से 18% अधिक वर्षा हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्लाउड सीडिंग के प्रयोग के परिणाम स्वरूप, ठीक है, सामान्य से 18% अधिक वर्षा हुई। कहाँ पे हुई है ये वर्षा? कहाँ पे हुई है? ठीक है, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में। ठीक है, ये चर्चा में था ये जगह। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसका उद्देश्य तरल बादलों में बूंदों के सहसंयोजक का तेज करना था, जिससे बड़ी बूंदों का निर्माण शुरू हो जाता है। ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग की बात करें, यह सुपर कुल्ड बादलों में बर्फ के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे वर्षा होती है। मतलब क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाएगा? कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, तो वर्षा कराने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग आमतौर पर बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड कण या सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बादल में प्रविष्ट करवाकर वर्षा करवाते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग वर्षा करवाने के लिए? तो सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर डायोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पर होता है? सिल्वर डायोडाइड का
क्लाउड सीडिंग से। फोटो सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे होता है? उसमें सर पिक्चर बोटिंग वगैरह लेने में बोटिंग किसका होता है? फोटो के लिए सर, सिल्वर ब्रोमाइड। किसके लिए होता है? फोटो के लिए ना? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता हाँ बिल्कुल ठीक है। और शीशा के पीछे जो लगा था वो भी सिल्वर का ही कुछ होता है ना, मिरर जो होता है घर में जो हम लोग यूज करते हैं, लेप जो चढ़ाते हैं। है। सर सिल्वर का इसमें भी वोटिंग वोटिंग में जो होता है। लगाता है। अच्छा ठीक है। जो भी आपको ध्यान रखना है, क्लाउड सीडिंग का उपयोग पूरी दुनिया में एक विधि के रूप में किया जाता है शीतकालीन बर्फबारी में वृद्धि और पर्वतीय बर्फबारी में वृद्धि करने के लिए, मतलब बर्फबारी में वृद्धि करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आसपास के क्षेत्र समुदाय को उपलब्ध प्राकृतिक जलापूर्ति की पूर्ति करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग हो सकता है। मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। कहाँ पे इससे 18% अधिक वर्षा हुई है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर के क्षेत्र में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डस्ट रक्षा, पार्टिकल्स को भी डाउन हाँ, करने के लिए किया जाता है ना। बारिश होगा तो डस्ट पार्टिकल्स डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे दिल्ली में कुछ समय पहले बारिश होगा, पोल्यूशन के लिए किया गया था। हाँ दिल्ली में एक प्लान चला, विंटर एक्शन प्लान कैसे ही कुछ चला था ना? विंटर एक्शन प्लान है हाँ, ना, जो कि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हाँ, वो बारिश वगैरह कराई गई थी दिल्ली में ये सीड क्लाउडिंग के थ्रू। कर सकते हैं। ठीक है, चर्चा में रहे रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक विकेंद्रीकरण मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज डिजिटल खाता प्रणाली जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को इस तरीके से रिकॉर्ड रखती है जिससे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करते हैं। किसी प्रकार इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। इसमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी शामिल है और वित्त आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सुरक्षित डेटा साझाकरण के विभिन्न अनुप्रयोगों को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कर सकते हैं? तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को लेकर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला, ठीक है, अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देने के लिए किस राज्य ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो था, सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसको देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला था। ठीक है, 3D प्रिंटिंग की बात करेंगे। 3D प्रिंटिंग जिसे एडिटिव विनिर्माण के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करके त्रिआयामी वस्तु बनाई जाती है। OLED। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? LED पढ़ा था। अब कौन सा टेक्निक आ गया? OLED टेक्निक आ गया। ठीक है, OLED टेक्निक। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? OLED टेक्निक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पे होता है इसका? डिस्प्ले में। ठीक है, क्या होता है? डिस्प्ले में। ठीक है, ये एक उन्नत प्रकाश उत्सर्जक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग उन डिस्प्ले में किया जाए जहां कार्बनिक यौगिक विद्युत प्रभाव से प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये ठोस उपकरण जिसे आमतौर पर पतली कार्बनिक फिल्मों की एक श्रृंखला होती है जिसे दो पतली फिल्में वाले प्रवाह किए इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। एक उच्च व्यतिरेक विस्तृत अवलोकन कोण है को कुशल प्रदर्शन करते हैं जिसे स्मार्टफोन, टीवी और पहनने उपयोग, बियरबल्स नहीं तो हाथ में जो घड़ी वगैरह पहनते हैं उसका भी डिस्प्ले जो होता है वो भी इनसे बनता है। तो OLED टेक्निक का प्रयोग मुख्यतः आप देखेंगे कहाँ पे? स्मार्टफोन में, टीवी में। ठीक है, हाथ में पहनने वाला या फिर वो जो स्क्रीन वगैरह जो होता है जिसमें घड़ी वगैरह होता है, स्मार्ट क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच, उसमें भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, यह षटकोणीय कार्बन परमाणुओं से बने बेलनाकार नैनो संरचना है। ये मजबूत विद्युत चालकता और तापीय स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग भौतिक गुणों को बढ़ाने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और पदार्थ विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिरल बोस तरल अवस्था क्या था? ये चिरल बोस तरल अवस्था अत्यंत कम तापमान पर प्राप्त पदार्थ की पूरी तरह से एक नई अवस्था है जो ठोस, तरल और गैस अवस्था से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। पदार्थ इलेक्ट्रॉन समृद्ध परत और छिद्रों से भरी परत के बीच में परस्पर क्रिया के माध्यम से क्वांटम अवस्था में प्रवेश करता है जहां इलेक्ट्रॉनों के पास जगह घेरने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होते। ठीक है, बात करें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, यह एक शक्तिशाली इमेजिंग तकनीक है जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने के लिए परावर्तित प्रकाश की बजाय इस विधि का उपयोग करती है। एक पिंड बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? एक पिंड उस प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है और जिसे उसने अवशोषित किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, फ्लोरेसेंट रंगों के साथ साक्ष्यों को शामिल करके यह संरचनाओं, अणु और कोषीय प्रतिक्रियाओं का विस्तृत दृश्य भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट क्या नाम है इसका?
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, कहाँ पे इस तकनीक का प्रयोग है? यह एक शक्तिशाली इमेजिंग तकनीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जो कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने के लिए परावर्तित प्रकाश के बजाय इस विधि का उपयोग करती है, जो एक पिंड उस प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करती है जिससे उसे अवशोषित किया जाता है। ठीक है, एक क्या है? न्यूरोफार्मिक कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है न्यूरोफार्मिक? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। न्यूरोफार्मिक तकनीक की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग की बात की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की नकल है। इस उद्देश्य के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों घटक शामिल है। न्यूरोफार्मिक हार्डवेयर उत्तेजनाओं द्वारा उत्पन्न संकेतकों की निगरानी, उन्हें बनाए रखने, जैविक सिनेप्स को दोहरे प्रकरण का प्रयास भी करता है, ठीक, दोहराने का प्रयास भी करता है। तो न्यूरोफार्मिक कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की नकल करता है। ठीक है, तो न्यूरोफार्मिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से क्या है? संबंध है। ठीक है, एक क्वांटम डॉट्स है। तो क्वांटम डॉट छोटे मानव निर्मित नैनो क्रिस्टलाइन अर्धचालक है जो अपने विशेष इलेक्ट्रॉनिक और प्रकाशीय गुणों के कारण यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकते हैं। इसका उपयोग जैविक उत्पादों के मानचित्र में, फोटोवोल्टिक सेल, कैंसर के इलाज में, मुद्रा तथा दस्तावेज पे सुरक्षा चिन्ह मार्क करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स का करेंसी वगैरह लीजिएगा ना तो चमकते नहीं रहता है, तो उसको बनाने में, ठीक है, वो चिन्ह को बनाने में ही क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है। क्वांटम इंस्क्रिप्शन या क्वांटम कुंजी वितरण, इसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वांटम यांत्रिक के स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय नियमों के आधार पर सुरक्षित डेटा को इनक्रिप्ट करने और प्रसारित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा विधियों को संदर्भित करता है। एक अटूट क्रिप्टो सिस्टम विकसित करने के लिए फोर्ट्रॉन और उनके आंतरिक गुणों का उपयोग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्वांटम इंस्क्रिप्शन और क्वांटम कुंजी की बात करेंगे तो इसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। क्वांटम यांत्रिक के स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय नियमों के आधार पर सुरक्षित डेटा को एन्क्रिप्ट करने और प्रसारित करने के लिए विभिन्न साइबर सुरक्षा विधियों को संदर्भित करता है और साइबर सुरक्षा में इसका यूज करते हैं। माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय इसका यूज कर रही है माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलने का काम किया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे माया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन सोर्स, ठीक है, उबंटू पे आधारित है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं माया। देश भर में रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बढ़ते साइबर हमलों के कारण ऐसा किया जा रहा है। अब आएंगे स्वाति माउंटेन। वेपन लोकेटिंग रडार ने हल्के और स्थिर कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया जिसे स्वाति माउंटेन कहा जाता है। किसके द्वारा विकसित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा विकसित है। ये स्वाति रडार दो संस्करणों में आता है, एक स्वाति प्लेन है और स्वाति माउंटेन है। ठीक है, तो स्वाति माउंटेन की बात करेंगे तो वेपन लोकेटेड रडार है। ठीक है, वेपन हथियार जो होता है उसको लोकेट कर सकती है। आपातकालीन सेल प्रसारण प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा के समय लोगों को सचेत करने के लिए C.DOT द्वारा विकसित आपातकालीन सेल प्रसारण तकनीक का परीक्षण शुरू किया। यह तकनीक वर्तमान में केवल एक विदेशी विक्रेता के पास उपलब्ध है, इसलिए C.DOT इसे घरेलू रूप में विकसित कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे 3D प्रिंटेड बम, क्या होता है ये? तो यूक्रेन गोला बारूद की कमी को दूर करने के लिए अपनी जवाबी कार्रवाई को बनाने के लिए 3D प्रिंटेड बमों का उपयोग कर रहा है। इन्हें कैंडी बम के रूप में भी जाना जाता है। 3D प्रिंटेड आवरणों का निर्माण करके और उसे C4 विस्फोटकों के साथ छर्रों से भरकर बनाया जाता है। वे स्टम ड्रोन पेलोड उपयोग के लिए लागत प्रभावी और आकार के अनुकूलनीय होते हैं। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड बम का उपयोग कौन किया है? तो क्या बताएंगे? यूक्रेन। कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। ब्लास्टिक मिसाइल, तो जब किसी प्रक्षेपास्त्र के साथ दिशा बताने वाला यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वह हथियार ब्लास्टिक मिसाइल के रूप में ले लेता है। ठीक है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ब्लास्टिक मिसाइल में क्या होता है? दिशा के अनुसार वार करती है। अब जो दिशा इसमें शिफ्ट करोगे उसी दिशा पे ये क्या करेगी? जाके उसको हिट करेगी। ब्लास्टिक मिसाइल गुरुत्व पे आधारित होता है जिसे एक निश्चित ऊंचाई तक छोड़ा जाता है। इसे रॉकेट के माध्यम से क्या करते हैं? संचालित करते हैं।
पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और धनुष की बात करेंगे सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आते हैं क्रूज मिसाइल क्या होता है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल स्वचालित निर्देशित हथियार है, जिसे जिन्हें विमान, जहाज या जमीन आधारित लॉन्चर सहित प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। जमीन से भी कर सकते हैं, विमान से भी कर सकते हैं, सब जगह से कर सकते हैं। इसे कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया और यह एक विशिष्ट उड़ान तथा पथ का अनुसरण करता है। पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है और जेट इंजन तकनीक का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए क्रूज मिसाइल की बात करेंगे, ब्रह्मोस है, हार्पून यूएसए का है, ठीक है। एक्सोसेट की बात करेंगे, फ्रांस का है। ब्रह्मोस किसका है, तो ब्रह्मोस की बात करेंगे भारत और रूस का। रसिया, ठीक है। दो नदी के नाम पे बना है, भारत के ब्रह्मपुत्रा और और मोस्को। रूसिया के मोस्कोवा, ठीक है। अब आते हैं स्वार्म। स्वार्म क्या है, ड्रोन है, ठीक है। स्वार्म का मतलब है स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ ऑफ दी कॉन्फ़िगरेंट मॉड्यूल्स। इस प्रणाली का विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित तरीके से एक साथ काम में आने वाले कई ड्रोन शामिल है, ठीक है। तो स्वार्म की बात करेंगे तो एक प्रकार का ड्रोन का तकनीक है। अब आते हैं आयरन स्टिंग। तो आयरन डोम, आयरन स्टिंग सबके सब इजराइल का है, ठीक है। उसने अपना एक आयरन डोम का एक समुद्रीय वर्जन भी लॉन्च कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सी डोम। तो सी डोम को भी उसने लॉन्च किया है। यह इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली नवीनतम हथियार प्रणाली है, ठीक है। आयरन स्टिंग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है आयरन स्टिंग, यह एक लेजर और जीपीएस निर्देशित, ठीक है, 120 मिलीमीटर की मोटार प्रणाली जो लगभग 90% सटीकता के साथ 1 से 12 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को भेदने के लिए बनाई गई है तथा न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करती है। नागरिक और शहरी परिवेश में छिपे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए लड़ाकू क्षमताओं को बेहतर तरीके से पूरा करता है। यह इजरायली सेना की, ठीक है, तनूफा योजना का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको कौन, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयरन स्टिंग तकनीक का क्या कौन यूज कर रहा है, तो इजराइल कर रहा है। इसका तकनीक कैसे काम करेगी, जब भीड़ भाड़ इलाके में, ठीक है, कुछ लोग छिपे हुए हैं, तो पूरा सभी को नहीं मारना है, कुछ ही लोगों को टारगेट करना है, तो वैसे जगह पे आयरन स्टिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना, कुछ टेररिस्ट है जो कि पब्लिक के बीच में जाके छिपा हुआ है, ठीक है, भीड़ भाड़ इलाकों में छिपा, तो वैसे तकनीक में आयरन स्टिंग का यूज होगा, ठीक है, जो कि शॉर्ट रेंज में काम करती है। मार्कोस की बात करेंगे तो मार्कोस नौसेना के नौ सैनिक है, ठीक है। अभी काफी चर्चा में था मार्कोस। तो ब्रिटेन के एक संगठन द्वारा समुद्री डाकुओं का अपहरण का संकेत दिए जाने के बाद भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो, जिसको मार्कोस ने कहते हैं, मार्कोस ने थोक वाहक से भारतीय चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला, ठीक है, कंटेनर शिप से। देख रहे थोक वाहक लिखा हुआ है, मतलब एकदम इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए इसकी भाषा खराब हो गई है। मार्कोस भारतीय नौसेना का समुद्री कमांडो फोर्स है। मार्कोस सबसे कठिन सैनिक होते हैं, सबसे कठिन सैनिक जो तेज और गुप्त प्रतिक्रिया देने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते थे। अमेरिकी नौसेना सील्स पे आधारित, ठीक है। तो अमेरिकी नौसेना जो सील्स है, जो कि ओसामा को मारने के लिए, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नौसेना का सील ही गई थी, ठीक है, जो कि बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। वहां नेवी का है, अमेरिकन नेवी का है सील। अब भारत में मार्कोस, मार्कोस का गठन 1987 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी गरुड़ पैरा कमांडो फोर्स 1 के सहयोग से किया गया था। पिछले ऑपरेशन की बात करके मार्कोस ने कैक्टस को दिया था, ठीक है। कैक्टस ऑपरेशन कहां पे चला था, कैक्टस कहां पे था ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव में। मालदीव में चला था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। लीच, पवन, पवन कहां पे चला था, पवन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन नहीं पता है, कोई लोग बताइए। ऑपरेशन पवन जो था, ठीक है, आई थिंक श्रीलंका वगैरह में चला था ना, जाफना वगैरह के सेट में, आई मीन गलत तो साथ श्रीलंका में चला था ऑपरेशन पवन, ठीक है। 26/11 हमले में ऑपरेशन को अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पहचाना सर। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चला था, हाँ ठीक है। ठीक, जाफना में। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो था ना, ठीक है, वो वहां पे तमिलों के साथ दिक्कत कर रही थी। तो भारत की सरकार जो था तमिलों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव है, क्योंकि तमिलनाडु में मांग उठ रही थी। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय नेवी जो थी बहुत अधिक बहुत सारा खाने पीने का सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंची, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के सरकार ने वहां पे उतरने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। इस बात से लेकर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया और उसके बाद भारत का 2-3 लड़ाकू विमान जो था पहुंचा, ठीक है। और वहां पे जाके जो तमिल जो था उनका मतलब राशन वगैरह ये सब पहुंचाकर मतलब आने के काम किया, ठीक है। तो उसी समय मार्कोस को भेजा गया था। ऑपरेशन पवन उससे संबंधित है।
ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे डिफेंस के थे। कुछ प्रश्न मैं आप लोग से पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जरा बता देना ऊपर ऊपर से, ज्यादा कुछ नहीं है। तो S-400 तकनीक किसका है बताइए? S-400 रसिया का। रूस का। थार किसका है? थार यूएस थार रसिया का। ठीक है। अग्नि प्राइम की बात करेंगे तो ये सतह से सतह है या फिर सतह से हवा में वार करेगी अग्नि प्राइम? सतह सतह से से सतह। सतह। अग्नि का सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है? अग्नि 5 5। 3D प्रिंटेड की अग्नि कड़ी कौन सी है? 4D। 4 डिफरेंट कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं 4D टेक्निक का? बायोमेडिसिन, और बायोमेडिसिन में, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल यांत्रिक, वाल्व। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा कर दी गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, एक क्लासिकल कंप्यूटिंग होता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग ज्यादा गलतियां कर सकता है फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग? क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटिंग ज्यादा बिल्कुल क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ठंडा टेम्परेचर किसके लिए जरूरी होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स की प्रयोग करती है फिर बिट्स की प्रयोग करती है? क्यूबिट्स। बिल्कुल। तो अभी हिग बोसान जो था उसमें क्षय हो रहा है, तो किस किस तकनीक से इसमें पता लगाया गया? से भाई साहब यहाँ पे दुर्लभ क्षय देखे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से या फिर शॉर्ट हैड्रॉन कोलाइडर से? लार्ज हैड्रॉन। ठीक है। और हिग बोसान को किस नाम से जानते हैं? गॉड पार्टिकल। गॉल्ड पार्टिकल से, ठीक है। लिडार तकनीक की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बताइए। लाइट डिटेक्शन लाइट डिटेक्शन एंड ठीक है। रेडिएशन। किस विभाग के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है पुराने चीजों को ढूंढने के लिए? पुरातत्व सर्वे। एएसआई। बिल्कुल ASI के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। और की तीन तकनीक पे काम करती है, क्या कहते हैं? एक स्कैनर होता है, स्कैनर, एक लेजर होता है और एक क्या होता है? GPS होता है, ठीक है। जीपीएस। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करवाने के लिए। वर्षा कराने के लिए होता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। क्लाउड सीडिंग से लाभ हो सकता है, ठीक है। वैसे जगह पे बर्फबारी कराने के लिए भी इसका यूज हो सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और वर्षा कराने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जहां पे प्राकृतिक जल की उपलब्धता कम हो गई है तो वहां पे प्राकृतिक जल उपलब्ध करवाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग हो सकता है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? क्रिप्टो करेंसी की होती है या फिर किसी और चीज की होती है? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है या फिर सेंट्रलाइज है? डिसेंट्रलाइज। ठीक है। डिसेंट्रलाइज। इसमें कितने पक्ष होते हैं? ब्लॉक टेक्नोलॉजी में कितने पक्ष होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक हम जिसके साथ मतलब दो ही होंगे, तीसरा नहीं होगा, ठीक है, तीसरा नहीं होगा। मतलब इसमें मीडिएटर जो होता है ना, उसकी भूमिका को क्या करता है? ब्लॉक टेक्नोलॉजी समाप्त कर देता है। जैसे पैसा भेजने के लिए तो क्या होगा? जिसको हम भेज रहे हैं वो होगा, एक हम होंगे, ठीक है। सिर्फ बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OLED तकनीक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम लोग? OLED तकनीक का प्रयोग स्मार्टफोन, टीवी, वेयरेबल्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। कार्बन नैनो टिप्स की बात करेंगे तो इसका प्रयोग होता है नैनो प्रोडक्ट में, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो सिलेंड्रिक होती है, बेलनाकार होती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत मजबूत भी होता है सबसे ज्यादा। हाँ। माया सॉफ्टवेयर का उपयोग, माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। स्वाति माउंटेन क्या है? स्वाति माउंटेन रडार। वेपन लोकेटिंग रडार। बिल्कुल, वेपन लोकेटिंग रडार है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 3D प्रिंटेड बम का उपयोग अभी हाल फिलहाल में युद्ध में किसने किया है? यूक्रेन। प्लास्टिक मिसाइल किस प्रकार की तकनीक पे काम करते हैं? मतलब क्या इसमें खुश होती है? लोकेशन बेस्ड अटैक कर सकती है कि नहीं कर सकती है? हाँ जा सकते। बिल्कुल, ठीक है, कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। क्रूज मिसाइल की बात करेंगे। ये 140 मिसाइल में ना नाग आता है, दागो और भूल जाओ। बहुत सारा इसमें आता है, ठीक है। नाग तो एंटी टैंक है ना? नाग एंटी टैक है, हाँ बिल्कुल, नाग है एंटी टैक में भी। नाग जो है ना, दागो और भूल जाओ है, ठीक है। और एक अब बात करेंगे क्रूज मिसाइल की बात करें। भारत का कोई क्रूज मिसाइल का नाम बताइए। यूएसए का क्या है? फ्रांस का क्या है? ब्रह्मोस। फ्रांस का 107 सेट है। अब ब्रह्मोस भारत का है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्वार्म पोर्टल, स्वार्म की बात करेंगे तो स्वार्म का क्या किस पर्पस के लिए इसका काम होता है? कौन है ये? समन्वित तरीके ड्रोन है, से ठीक है, सही ड्रोन काम है, कर ठीक है। ड्रोन। आयरन नेस्टिंग तकनीक का प्रयोग कौन कर रहा है आतंकवादियों को मारने के लिए? इजराइल इजराइल कर रहा है, ठीक है। मार्कोस कहाँ का नौसैनिक सक्षम सेना है?
भारत भारत का है, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में जाफना, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, ठीक है, 26 से 11 मुंबई हमले में भी इन्होंने अपना उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ठीक है, लीच कैंप तो कैसे ध्यान में, लीज तो मुझे भी नहीं